नमस्कार। मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। अर्थव्यवस्था की स्थिति बेहद खराब है और जिस तरह की तस्वीर दिखाई दे रही है, दरअसल तस्वीर उससे भी ज्यादा खतरनाक और भयानक दिखाई दे रही है। आगे क्या क्या हो सकता है और किस तरीके के बुरे दिन हर भारतीय के आ सकते हैं, इसी पर आज चर्चा करेंगे। और इस चर्चा का उद्देश्य आपको डराना नहीं बल्कि एक सही पिक्चर दिखाना है। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष जी। आशुतोष सर, नमस्कार। जी नमस्कार नमस्कार। सर, रुपए की सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि सर सब समस्याओं के पीछे जड़ जो है वो भारतीय रुपया है कि रुपए की कीमत लगातार डॉलर के मुकाबले गिरती जा रही है। 96.38 हो गई है रुपए के डॉलर के मुकाबले। तो डॉलर के मुकाबले तो समझ में आता है, लेकिन सर थाई करेंसी, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, उसके मुकाबले भी भारतीय करेंसी गिर रही है। तो ये तो कोई बड़ी कमजोरी दिखाई दे रही है साहब। देखिए विक्रांत, आपने बिल्कुल सही कहा। दरअसल इस ओर लोग ना तो इस पे चर्चा कर रहे हैं ना इस बारे में बातचीत कर रहे हैं कि हमारा रुपया इतनी तेजी के साथ क्यों गिर रहा है। और ये और तेजी के साथ गिरेगा अगर इसको आरबीआई इसको संभालने की कोशिश ना करे तो। मेरे ख्याल से अगर आरबीआई ने इसको संभालने की कोशिश नहीं की होती तब तक ये 100 के पार भी निकल चुका होता। दिक्कत क्या है कि जिससे कहते हैं ना इकोनॉमी, मैं तो देखो इकोनॉमी का उतना बड़ा स्टूडेंट नहीं हूं, बट थोड़ा समझने की कोशिश जरूर करता हूं। इकोनॉमिक्स में जो कहते हैं स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है, यानी हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें कुछ संरचनात्मक दिक्कतें हैं। और उसको जब तक ठीक नहीं किया जाएगा तब तक आपका रुपया संभलेगा नहीं। जो फंडामेंटल प्रॉब्लम है, और मुझे लगता है कि इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शायद शुरुआत में कुछ जानकारी थी। तभी आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि जब 2014 में वो देश के प्रधानमंत्री बने थे, तब उनकी सरकार ने 2022 का एक टारगेट रखा था। टारगेट क्या था? टारगेट यह था कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है उसको तकरीबन 25% तक हम लेके आएंगे। उस वक्त तक भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन तकरीबन 13-14% या 15% के आसपास था। लेकिन आज 2022 को भी बीते बीते 4 साल हो गया है, और अभी तक हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो टस से बस नहीं हुआ। अभी भी 15% के आसपास, कभी 14, कभी 15, कभी 16, कभी 15, कभी 14, इसी तरीके से चलता रहता है। और जिसकी वजह से हमारा जो जो फोकस है, जिस तरीके से चाइना दुनिया में एक मैन्युफैक्चरिंग का एक सुपर पावर बन के उभरा है, और दुनिया का कोई भी ऐसा देश नहीं होगा जिसकी जिसका जो सरप्लस है, जिसके बारे में लोग कहते हैं कि तकरीबन तकरीबन करीब $1 ट्रिलियन से उसके पास से ज्यादा उसके पास सरप्लस है, जबकि भारत के पास जो इस वक्त हम जिस फॉरेन रिजर्व के बारे में बात करते हैं वो तकरीबन 700 या 800 बिलियन डॉलर का है। तो उस लिहाज से भी अगर आप देखें तो ये बात बिल्कुल पोस्ट होती है। अब इस वक्त जब प्रधानमंत्री 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, उस वक्त जो भारत का रुपया था वो 61.04 था, यानी डॉलर के मुकाबले 61 हाँ। रुपया 4 पैसे था। और पिछले 12 सालों में वो 61 से बढ़ के पहुंच गया है 96 97 तक। हम्म। और कब वो 100 पहुंच जाएगा, मुझे इसमें कोई कोई ज्यादा देरी लगने वाली दिखाई नहीं पड़ती। और अगर ऐसा होता है तो भारत के लिए वाकई बहुत ज्यादा चिंता करनी पड़ेगी, क्योंकि उसको कुछ बुनियादी रिफॉर्म करने पड़ेंगे। और वो बुनियादी रिफॉर्म सरकार करती हुई दिखाई नहीं पड़ रही। ये जो पेट्रोल के दाम 3 रुपए बढ़ा दिए, 90 पैसे बढ़ा दिए, इससे कुछ होने वाला नहीं है। आपको कुछ बुनियादी फैसले करने पड़ेंगे। जो पहला बुनियादी फैसला करना पड़ेगा वो ये है कि भारत को दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना पड़ेगा। उसके लिए आपको जो कुछ भी करना है वो आपको करना पड़ेगा। भारत को अपना इंपोर्ट कम करना पड़ेगा और एक्सपोर्ट बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाएंगे तो ये दिक्कतें लगातार होती रहेंगी। अब जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूं कि जी। जो इस वक्त हमारा मर्केंटाइज ट्रेड डेफिसिट है 2024 और 2025 और 2026 में, वो तकरीबन तकरीबन 333 बिलियन डॉलर का है, जिसमें पिछले साल की तुलना में 17% की बढ़ोतरी हुई है। अब आपका ट्रेड डेफिसिट अगर 333 बिलियन डॉलर का है और उसमें जो इंक्रीज हो रही है, जो 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 डेफिसिट बढ़ रहा है वो 17% के हिसाब से बढ़ रहा है, तो आप समझ लीजिए कितनी तेजी के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट या जो व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार घाटा है या मर्केंटाइज ट्रेड डेफिसिट है वो लगातार कमजोर होता जा रहा है। और इस वक्त हमारे पास जो कह सकते हैं कि जो इंपोर्ट है वो ऑल टाइम हाई है। ऑल टाइम हाई इंपोर्ट है 775 बिलियन डॉलर, 775 बिलियन डॉलर। जबकि जो हमारा एक्सपोर्ट है वो लगभग
$450 बिलियन के आसपास रहता है। इस वक्त का जो आंकड़ा है वो 442 बिलियन डॉलर का है। तो आपका एक्सपोर्ट बढ़ नहीं रहा है, इंपोर्ट जबरदस्त तरीके से बढ़ता जा रहा है। तो जाहिर सी बात है इसका जो असर पड़ेगा वो रुपये डॉलर के ट्रेड पर पड़ेगा, और फिर रुपया लगातार कमजोर होता जाएगा। अगर आपको रुपया को बढ़ाना है तो आपको एक्सपोर्ट बढ़ाना ही पड़ेगा, और आपको अपने घर के अंदर डॉलर लाना पड़ेगा, क्योंकि जब आप इंपोर्ट बढ़ता है तो जाहिर सी बात है चूंकि अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड जो है वो डॉलर के टर्म्स में होता है, तो आपका डॉलर आपकी जेब से निकलेगा। अगर एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो डॉलर आपकी जेब में वापस लौटेगा। अब इस वक्त जो एक बड़ी बात कही जा रही कि भाई ये सारी की सारी दिक्कत इसलिए है क्योंकि ईरान क्राइसिस है, और ईरान क्राइसिस की वजह से हमारे यहाँ जो क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन, क्रूड ऑयल है, वो हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा, और उसके पास हमारा कोई रास्ता है नहीं। तो इसमें कई चीजें, पहली बात तो इस बात को लेकर ये कि सरकार जब 2014 में बनी थी तो उसके बाद से अपना क्रूड का एक्सपोर्ट, क्रूड का जो प्रोडक्शन है वो क्यों नहीं बढ़ाया, उसकी कैपेसिटी क्यों नहीं बढ़ाई, आपने रिजर्व क्यों नहीं बढ़ाया। अब देखो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का खुद का अपना डेटा, मेरा अपना डेटा नहीं है, खुद का डेटा कहता है कि लगातार छठे महीने जो हमारा क्रूड ऑयल है इसका प्रोडक्शन गिर रहा है, और इस वक्त नेगेटिव में है 5.2% फरवरी के महीने में। इसी तरीके से जो नेचुरल गैस का प्रोडक्शन है उसमें भी पिछले 20 महीने से लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। इस वक्त 5% के हिसाब से उसमें कॉन्ट्रैक्शन दिखाई पड़ रहा है। रिफाइनरी प्रोडक्ट है उसमें भी अगर आप देखें तो वो भी 1% इस वक्त उसमें गिरावट दिखाई पड़ रही है, और पिछले 11 महीनों में 6 बार उसमें जो प्रोडक्शन है वो घटता हुआ दिखाई पड़ा है। तो जब सरकार, अगर आप अपना प्रोडक्शन नहीं बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है जो आपकी जो 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 क्रूड ऑयल पे जो जो डिपेंडेंसी वो बढ़ेगी। और 2014 में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो हम क्रूड ऑयल कितना इंपोर्ट करते थे? 82%। आज कितना करते हैं? लगभग 90%। अगर आपने प्रोडक्शन इंप्रूव किया होता, अगर आपने अपना रिजर्व बढ़ाया होता, तो आज शायद इतना बड़ा संकट हम नहीं देखते। और चाइना जो है वो इस मामले बहुत आगे। जब मैंने ये बात एक टीवी चैनल पे कही तो एक सरकार के बहुत खास आदमी हैं, जो वैसे तो इंडिपेंडेंट दिखते हैं, उन्होंने कहा देखिए आप ना एप्पल एंड ऑरेंजेस की तुलना मत करिए। मतलब उनका कहने का मतलब था आप पाकिस्तान से तुलना कर लीजिए तो ठीक है, आप चाइना से क्यों तुलना कर रहे हैं? तो मैंने उनको कहा कि अगर आप विश्व गुरु बनने का सपना देख रहे हैं, अगर आप विश्व मित्र बन रहे हैं, तो फिर आपकी तुलना तो चाइना से की जाएगी ना, फिर आप अपनी तुलना श्रीलंका से और नेपाल से क्यों करेंगे? तो बेचारे वो चुप हो गए। तो ये असली दिक्कत है कि आपका एक्सपोर्ट बढ़ नहीं रहा है, इंपोर्ट लगातार बढ़ता जा रहा है। और जैसे कि बार बार हम क्रूड ऑयल के बारे में बातचीत करते हैं, यहां तक कि जो हमारी जो एडिबल ऑयल है, मतलब जो हम रोज खाना बनाने में लगाते हैं, उसका भी इंपोर्ट बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा है। गोल्ड और सिल्वर का इंपोर्ट बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा है, मतलब जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि अगर आप गोल्ड के बारे में इंपोर्ट देखिए तो 24% का इंक्रीज है पिछले साल की तुलना में, 24, मतलब ये, और सिल्वर में 150% का इंक्रीज दिखाई पड़ रहा है इंपोर्ट में। और जो टोटल जेम्स एंड ज्वेलरी में है उसमें करीब 25% का इंपोर्ट दिखाई पड़ता है, जबकि हमको ये बताया गया कि हम बड़े पैमाने पर जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट करते हैं। तो इतना ज्यादा इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं? और जो एक्सपोर्ट है उसमें 5% की गिरावट देखने को मिल रही जेम्स एंड ज्वेलरीज में। तो अब ये तो हमारे ख्याल से उसको हैंडल किया जा सकता है, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं हैंडल कर पा रहे हैं। 2026 से 2027 में, यानी अप्रैल महीने का जो डेटा है उसमें हमारा जो गोल्ड इंपोर्ट है वो 82% बढ़ोतरी दिखाई पड़ रही है। और इसका एक बड़ा कारण लोग ये बताते हैं कि हमारा जो स्टॉक मार्केट है उसमें जबरदस्त तरीके से वॉलेटिलिटी है। तो चूंकि जब वॉलेटिलिटी होगी तो लोगों को सेफ कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट चाहते, तो लोगों को लगता है कि गोल्ड और सिल्वर खरीद लो तो आपका सेफ रहेगा, जब कभी संकट आएगा तो मुझसे निपट लेंगे। स्टॉक पे लगाएंगे, पता नहीं आज आपने पता चला 10 रुपए खर्च किए और कल वो पता चला 5 रुपए हो गए, तो आपके 5 रुपए तो आपकी जेब से निकल जाएंगे। तो चूंकि स्टॉक मार्केट पे इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी है उसका ये असर दिखाई। तो मेरा कहना है कि बेसिकली आप जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी सरकार की है वो सही दिशा में नहीं जा रही है, उसको टेप लगा के उसको ठीक करने की कोशिश की जा रही है, जबकि उसको सर्जरी की जरूरत है।
बिल्कुल। सर, आपने बाजार की क्योंकि बात की, शेयर मार्केट की, बिल्कुल निश्चित तौर पर निवेशकों को सोने और चांदी में लग रहा है कि वो उनको बचा सकता है, उनका पैसा बचा सकता है। लेकिन जो बड़ी चिंता है कि विदेशी संस्थागत निवेशक एफआईआई लगातार पैसा निकाल रहे हैं, उनको इस मार्केट में वो जो कहा जाता है कि तंत्र नहीं दिखाई दे रहा कि ये मार्केट उन्हें कमा कर देगी। लेकिन एशिया के बाकी बाजार देखें हम तो वो लगातार गुलजार हैं। चीन, जापान, ताइवान, दक्षिण कोरिया, इन सभी में एफआईआई लगातार पैसा लगा भी रहे हैं और बड़ी संख्या में पैसा कमा भी रहे हैं। तो भारत के शेयर बाजार से ही सिर्फ दिक्कत क्यों? देखिए, कई कारण हैं इसके, लेकिन जो जो आपने डेटा दिया है, बल्कि भारत में इस वक्त सबसे ज्यादा चिंता इसी बात को होनी चाहिए, जो जो हमारा जो इंडस्ट्री मिनिस्ट्री या फाइनेंस मिनिस्ट्री है। हम्म। क्योंकि पिछले 4 महीने में अगर उसमें ईरान वॉर को हम जोड़ लें, हम्म। तो भारत के मार्केट से जो एफआईआई आई है, यानी जो 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 दरअसल जिनको क्या बोलते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल हाँ। इन्वेस्टर्स, हाँ। उन्होंने तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपए हम्म। भारत के इक्विटी मार्केट से निकाला है। 2 लाख करोड़ रुपए सिर्फ ये 10 मई तक का आंकड़ा है। हम्म। इसके पिछले वाले साल में यानी 2025 में तकरीबन 1,66,000 करोड़ रुपए भारत की इक्विटी मार्केट से गया है। और 2022 में 1,30,000, 2021 में 1,34,000। यानी इसका ईरान वॉर से कोई लेना देना नहीं हम्म। है। ईरान वार की वजह से यह प्रक्रिया तेज हो गई है। हम्म। जो इस बार 4 महीने में हम 2 लाख करोड़ के आसपास की जो फ्लाइट आउटफ्लो दिखा रहे हैं, वो हाँ। इसलिए क्योंकि ईरान वार की वजह से वो फ्लाइट तेज हो गई, प्रक्रिया तेज हो गई। लेकिन वो प्रक्रिया, गिरने की प्रक्रिया या बाहर जाने की प्रक्रिया लगातार जारी थी, पिछले 4-5 सालों से लगातार जारी थी। सरकार को उसको हैंडल करना चाहिए। हम्म। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इसको भी, ये जो रुपया अभी जो संभालने की बात की जा रही है, उसको भी जो हमारे जो डोमेस्टिक हाँ। इंस्टीट्यूशनल yes। इन्वेस्टर्स हैं, हम्म। उनके माध्यम से उसको संभालने की कोशिश की जा रही है, जैसे म्यूचुअल फंड। हम्म। अब लेकिन ये तो सरकार एक तरीके से आर्टिफिशियल तरीके से उसको रोकने की हाँ। कोशिश कर, मैं यानी यानी जो सरकारी संस्थान है उनसे बार बार कहा जा रहा है कि आप पैसा लगाइए, आप पैसा लगाइए, आप पैसा लगाइए। तो और इसलिए अगर आप देखिए तो पहली बार ऐसा देखने में आ रहा है कि जो एफआईआई का जो कंट्रीब्यूशन है, वो जो है अब कम हो गया, और डीआईआई का यानी डोमेस्टिक उन्हीं के जो कारण बचा हुआ था। हाँ। हाँ, उनके कारण बचा हुआ है। तो हम्म। ये कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। हम कह सकते हैं हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं, लेकिन ये सब तो सब ढिंढोरा पीटने के लिए काफी, इसके अलावा कुछ नहीं है। और इसी के साथ साथ जो हमारी अपनी कंपनीज हैं, जो प्राइवेट कंपनीज हैं, वो हाँ। भी भारत के अंदर पैसा नहीं लगा रही, वो भी अपना पैसा बाहर लगा रही। हम्म। इसके 2 बड़े कारण बताए जा रहे हैं। एक तो कारण ये बताया जा रहा है कि दरअसल अमेरिका में इस वक्त जो इंटरेस्ट रेट है वो काफी हाई है। हाँ। तो आप अगर वहां पैसा लगाएंगे तो आपको ज्यादा मिलेगा। हम्म। दूसरी बात क्या है कि जो जो इस वक्त जो जो टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, जो हम्म। अगले 25 साल तक दुनिया को निर्धारित करेंगी, उसमें भारत का जो कंट्रीब्यूशन है वो उतना नहीं है। हम्म। हालांकि फिर भी ठीक ठाक है, लेकिन उतना नहीं है। जैसे ग्रीन एनर्जी हो गई, हम्म। इसके अलावा जो सेमी कंडक्टर्स हैं, बैटरीज हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, हम्म। इन सब चीजों में भारत को जितनी तेजी के साथ ग्रो करना चाहिए था, क्योंकि ये कंपनीज भारत के अंदर उतनी उतनी जबरदस्त नहीं है, और विदेशों में इनके ऊपर काफी पैसा भी लग रहा है और काफी अच्छा रिटर्न भी मिल रहा है। हम्म। क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आज की तारीख में हर आदमी उसको खरीदना चाहता है, हम्म। क्योंकि वो कॉस्ट इफेक्टिव भी है, मतलब इन द सेंस कि जो फ्यूल का है कॉस्ट इफेक्टिव भी है, मॉडर्न एक तरीके से फैशन में भी है, क्योंकि लोगों को लगता है ग्रीन एनर्जी पे काम करना चाहिए, और ग्रीन एनर्जी रहेगी तो हमारा अच्छा रहेगा, वातावरण अच्छा रहेगा। तो क्लाइमेट चेंज का जो सवाल है उस संदर्भ में भी है। ये सारी कंपनीज भारत में मजबूत नहीं है, और हम्म। ये कंपनियां बाहर बहुत मजबूत है, चाइना में बहुत मजबूत, अमेरिका में बहुत मजबूत है। तो लोग वहां पैसा लगा रहे हैं और उनको वहां अच्छा रिटर्न मिल रहा है। तो वो हम्म। इसलिए क्योंकि आपने समय रहते हुए जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी, जो भारत जो दुनिया को निर्धारित कर रही थी, उसको आपने समझा नहीं, और उस पे आपने इन्वेस्ट नहीं किया। उस पे आपने जो जो लोकल हमारी कंपनीज हैं, हम्म। उनको प्रोत्साहित नहीं किया। आपने वैसा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट नहीं बनाया कि यहाँ की कंपनी बड़े पैमाने पर सेमीकंडक्टर पर पैसा खर्च के, जो आर्टिफिशियल चिप्स है उसके ऊपर पैसा, जैसे निविडिया जैसी कंपनी आप हाँ। देखिए। बिल्कुल। निविडिया जैसी कंपनी $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। $5 ट्रिलियन, उसकी साइज आप सोच लीजिए। मतलब हाँ। एक अमेरिका की कंपनी $5 ट्रिलियन, और भारत अभी 4.5 4.25 के आसपास ही घूम रहा। वो अकेली कंपनी। हम्म। एप्पल, वो भी करीब 3 3.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। और ये क्या बनाती है? ये सारा लेटेस्ट जो अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी वो कराती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहे हैं। गूगल इस वक्त बड़े पैमाने पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहा है। और निविडिया तो जो 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 एआई की जो चिप्स है वो बनाते हैं। और इस वक्त जब अमेरिका के राष्ट्रपति चाइना गए,
तो वहां पे खासतौर पर इन टेक्नोलॉजी कंपनी के सीईओ हाँ। को लेके जाया गया, हम्म। क्योंकि वो मार्केट खोज रहे हैं। हम्म। ये मार्केट भारत में क्यों नहीं आ रहा, हाँ। ये सवाल होगा ना। अच्छा, दूसरी बात क्या है, जैसे कि हमने सोलर एनर्जी पे काफी काम किया है। भारत सरकार कह सकती है भाई हमने 150 गीगावाट का प्रोडक्शन हमने कर लिया, दुनिया में तीसरे नंबर पे है। हम्म। दिक्कत क्या है? दिक्कत यह कि जो सोलर पैनल्स हैं वो भारत को चाइना से इंपोर्ट करना पड़ रहा। हम्म। अब आप सोचिए, हम्म। अगर आप सोलर पैनल्स अगर आप चाइना से इंपोर्ट करेंगे, हाँ। अ, तो आपका पूरा सोलर एनर्जी का प्रोजेक्ट जो है वो गड़बड़ हो सकता है। हाँ। अगर चाइना कल तय करता है कि हम आपको सोलर पैनल्स का हाँ। प्रोडक्शन आपको एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, हाँ। तो हम सोलर एनर्जी में अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी डिपेंडेंस चाइना के इंपोर्ट के ऊपर है। हाँ। तो ये जो हम क्यों नहीं सोलर पैनल बना सकते? हाँ। हम हमको क्यों नहीं कोशिश करनी चाहिए? हमारी डिपेंडेंस क्यों चाइना के ऊपर है? और हम्म। इसीलिए इसीलिए आप देखिए कि गलवान के बाद भी जब हम्म। ये नाटक नौटंकी की गई कि हम चाइना से प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, और छोटी आंख हाँ। बड़ी आंख पता नहीं क्या क्या कही कही हाँ। कही गई वो सारी बातें, उसको राष्ट्रवाद से जोड़ दिया। रोज आप टीवी में देखते थे, आज ड्रैगन को हाथी ने पटक के मार दिया, ड्रैगन तो मतलब जार जार आंसू हो रहा है, तमाम तरीके की बातें की गई। कुछ छोटे मोटे एप्स जो है उसको बैन कर दिया गया, चाइनीज एप्स को बैन कर दिया गया। हुआ क्या? इस दौरान हमारा जो चाइना से इंपोर्ट था वो कई गुना बढ़ गया। हम्म। आज की तारीख में $100 बिलियन हम चाइना से हमारा डेफिसिट है मार्क उसमें। क्या? तकरीबन 110 बिलियन डॉलर चाइना से हम इंपोर्ट करते हैं, और 10-12 डॉलर जो है हम 10-12 बिलियन डॉलर हम चाइना को एक्सपोर्ट करते हैं। तो चाइना ने हमें अपनी तुलना चाइना से करनी चाहिए कि हमारी आबादी लगभग बराबर है। जब चाइना ने इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू किया था, जब हमने लगभग एक ही समय में इकोनॉमिक रिफॉर्म किया, ठीक है, लोकतंत्र की वजह से हमारी गति धीमी थी, उनकी यहाँ चूंकि डिक्टेटरशिप थी तो इसलिए उनकी गति बहुत तेज थी। हम्म। लेकिन मैं बार बार ये कहता हूं कि जो 2014 के बाद से जो गति हमारी इकोनॉमिक जीडीपी ग्रोथ की थी वो 8%, 7% के आसपास थी। हम्म। 2014, 2015, 2016 अचानक आपने जिस तरीके से डिमोनेटाइजेशन कर दिया, उसने उस गति को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। फिर आपने जिस तरीके से जीएसटी लागू किया उससे पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। फिर आपने कोविड जिस तरीके से लागू किया उससे भी उसकी गति को नुकसान हुआ। जबकि कोविड के ठीक पहले वाले क्वार्टर में, कहते हैं कोविड की वजह से हमारी अर्थव्यवस्था बिगड़ी, हाँ। दिक्कत क्या थी? कोविड के ठीक पहले वाले क्वार्टर में हमारा जो जीडीपी ग्रोथ था वो 3.1% था। हम्म। यानी कोविड के पहले ही हमारी अर्थव्यवस्था की हालत खराब थी और हमारी जीडीपी ग्रोथ बहुत बहुत कमजोर थी। और जब आपने गलत तरीके से लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर दिया, तो दुनिया में बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में जो सबसे ज्यादा जो अर्थव्यवस्था गिरी, हम्म। कॉन्ट्रैक्ट की, वो थी भारत, -27%। आप सोचिए, तो हम क्यों सबसे ज्यादा गिरे? इसीलिए आज सवाल पूछा जा रहा है कि भाई दुनिया में सारी जो करेंसियों गिर रही, हम्म। लेकिन सबसे ज्यादा करेंसी भारत क्यों क्यों गिर रही? हम्म। अब कहेंगे आज पाकिस्तान को तो 40% गिर गई। हाँ। आप ये सवाल उठा सकते हैं ना कि तो हम अपनी तुलना अगर पाकिस्तान से करना चाहते तो ठीक है, हम खुश होना इसमें कि पाकिस्तान तो गिर गया, हमसे ज्यादा गिरा, हम तो मतलब किसी के पैर टूट गए, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं देखिए पाकिस्तान के 2 पैर टूट गए। हाँ। अब ये कोई तुलना थोड़ी है। अगर आप वाकई में विश्व गुरु हैं तो आप अपनी तुलना चाइना से करिए, अमेरिका से करिए, आप यूरोपियन यूनियन से करिए। तीन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। तो हम्म। मुझे लगता है कि ये दिक्कतें हैं, और इसको जब तक ठीक नहीं करेंगे तब तक कोई रास्ता मुझे निकलता हुआ दिखाई नहीं पड़ता। सर, आपने भारतीय कंपनियों की बात की। भारतीय कंपनियां रिकॉर्ड अमेरिका में 20.5 बिलियन डॉलर का निवेश कर रही हैं, और इसमें वो पैसा इन्वॉल्व नहीं है जो अभी अडानी जी को केस से राहत मिलने के कारण हुआ। दस लेकिन मेरा, बिलियन डॉलर जो लगाना है उनको। हाँ, वो इससे अलग है। तो हाँ। लेकिन सवाल ये कि सर, दुनिया की टॉप 100 कंपनियों में एक भी कंपनी भारत की नहीं है अब। और ये पिछले कई सालों बाद ऐसा हुआ है कि एक भी कंपनी भारत की टॉप 100 कंपनीज में शुमार नहीं है। तो ये तो समझना चाहिए भारत की सरकार को, कैसा क्यों हो रहा? ये तो, और वैसे भी देखो हमारे यहाँ जो एक फंडामेंटल प्रॉब्लम क्या है, हम ब्रांड बनाते ही नहीं। हम्म। आप अंबानी अडानी से पूछ लीजिए, आपने कौन सा ग्लोबल ब्रांड बनाया? अभी एक आइसक्रीम वाला लॉन्च किया है सर, उनके बच्चे ने। हाँ, वही आइसक्रीम। हाँ। तो कौन सा ग्लोबल ब्रांड बनाया? जब आपका मोटिव, जब आपका जो इकोनॉमिक फिलॉसफी है वो प्रॉफिट पे डिपेंड है, लॉस एंड प्रॉफिट पे। हमारे यहाँ चैनल लॉन्च होता है, 3 महीने के अंदर दिखाने लगे भैया कितना प्रॉफिट हुआ, नहीं हुआ तो बंद करो। क्या करो, पहले बार रिपोर्टिंग में पैसा खर्च करना बंद कर दो। तो अब सीएनएन 10 साल के बाद, जब ईरान वॉर हुआ है, 10 साल उन्होंने घाटा सहा और उसके बाद वो एक ग्लोबल ब्रांड बन के उभरा। हमारे इतने सारे चैनल हैं, हम्म। कौन सा ग्लोबल ब्रांड है?
आप फेसबुक का जो मालिक है उसने फेसबुक क्रिएट किया, हम्म। एप्पल ने स्मार्टफोन क्रिएट किया, हम्म। माइक्रोसॉफ्ट ने माइक्रोसॉफ्ट प्रोसेसर क्रिएट किया, गूगल ने गूगल क्रिएट किया, एनवीडिया ने वो एआई चिप्स क्रिएट किया। हम्म। ये ब्रांड्स हैं, ग्लोबल ब्रांड्स हैं। हम्म। यहां तक कि जो जो दूसरे मामलों में भी जो दुनिया में बहुत बहुत अमीर लोग हैं, हम्म। उन्होंने कुछ दुनिया को दिया। फोर्ड, हम्म। फॉक्सवैगन, हम्म। हमारी हमारी गाड़ियां ग्लोबल लेवल पे कोई ब्रांड बन के क्यों नहीं भरती? क्योंकि हमारे यहाँ जो सबसे अमीर लोग हैं वो सिर्फ प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, हम्म। वो सिर्फ अपना अपना वो देखते हैं बस, लाला की दुकान की तरीके से कि इतना पैसा आया या नहीं आया बस। क्वालिटी पे खर्च नहीं करते, आर एंड डी पे किसी तरीके का खर्च नहीं करते। अमेरिका दुनिया में इतनी बड़ी ताकत इसलिए है, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था इसलिए एक टेक्नोलॉजिकल सुपर पावर है, क्योंकि वो अपनी यूनिवर्सिटीज में पैसा खर्च करता है। हम्म। उनकी जो यूनिवर्सिटीज है वहां दुनिया के बेस्ट टैलेंट्स जाते हैं, वहां पे बड़े पैमाने पर साइंटिफिक रिसर्च होती है, और तब उसमें टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू होते हैं। अब अब ये अमेजोन, एप्पल जैसी कंपनी, ये कहां से निकली है? हम्म। गराज से तो निकली सारी कंपनीज। फेसबुक लॉन्च करने वाला कौन था? एक मामूली सा लड़का था जो हाँ, हार्वर्ड में पढ़ रहा था। हम्म। बट चूंकि वहां पे एनवायरनमेंट है कि अगर आपके पास कोई नया आइडिया है, हम्म। आपने कोई नई रिसर्च की है, आपके पास कोई नया इनोवेशंस है, तो वहां उस पर लोग पैसा लगाते हैं। हमारे यहाँ अगर किसी ने नया कर लिया तो हम्म। 2000 लोग मिल जाएंगे उसकी टांग पीछे खींचने के लिए, और उसको पागल घोषित कर देंगे। तो ये जब तक आपको फंडामेंटल चीजों पे फोकस नहीं करेंगे, आप अपनी, हमारी यूनिवर्सिटीज लगातार बर्बाद हो रही, जो अच्छी यूनिवर्सिटीज थी वो भी खराब हो रही हैं। अभी जो आईआईटी और आईआईएम का जो नाम है, अब वो कितने दिन चलेंगे मुझे नहीं मालूम। बट ये आईआईटी है या आईएम है या फिर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, हम्म। क्या पिछले 12 सालों में इनके बरक्स हम कोई नया बिजनेस इंस्टीट्यूट खड़ा कर पाए हैं? कोई नया साइंस इंस्टीट्यूट खड़ा कर पाए हैं? कोई ऐसी यूनिवर्सिटी हम बना पाए हैं जिससे दुनिया में लोगों को पढ़ने पाने गर्व हो? भाई मैं तो कम से कम लकी हूं कि मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में आके मैंने पढ़ाई की, और मुझे गर्व है, मैं दुनिया में कहीं भी जाता हूं मेरा सम्मान होता है। हम्म। आज आपने उस यूनिवर्सिटी को आतंकवाद से जोड़ दिया, टुकड़े टुकड़े गैंग से जोड़ दिया, तो आप कितना बड़ा लॉस कर रहे हैं उस देश का। ठीक है, और उसके बाद हम क्या बात कर रहे हैं? संस्कृत पढ़ना चाहिए। अरे भाई, हम्म। राजा राम मोहन रॉय ने 200 साल पहले 1823 में, हम्म। जब अंग्रेज कलकत्ता के अंदर एक स्कूल खोल रहे थे संस्कृत और वेद पढ़ाने के लिए, हम्म। राजा राम मोहन रॉय ने उस वक्त के अंग्रेज गवर्नर जनरल को एक चिट्ठी लिखी हम्म। और कहा कि आप हिंदुस्तान को आप अंधेरे में क्यों ढकेलना चाहते हैं? Yeah. इंडिया को संस्कृत वेद की जरूरत नहीं है आज। इंडिया को जरूरत है मॉडर्न साइंस की, Yeah. फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, अंग्रेजी की। कृपया करके हमें वो पढ़ाइए। आज हम उसी डिबेट में फंसे हुए। तो ये बहुत सारी दिक्कतें जिसकी वजह से हमारी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, और आपने बिल्कुल सही कहा, अगर इसी तरीके से चलता रहा तो फिर बहुत दिक्कत होने वाली है। बिल्कुल सही कहा सर। तमाम कंपनियां हम एआई के लिए दुनिया भर में जिस तरीके के रिसर्च और वो सब हुआ, और हमारे यहाँ नारायण मूर्ति जी की कंपनी में जब उनके सीईओ ने कहा था कि एआई में अब काम करना चाहिए तो वो कंपनी से अलग हो गए थे। और नारायण मूर्ति जी सबको 18-20 घंटे का काम करने का सुझाव देते रहे। दिक्कत यही रही ना सर कि हम लोग सर्विस इंडस्ट्री केवल बनकर रह गए। और अब चुनौती भी इसलिए आ रही है क्योंकि सर्विस को भी अब पूरी तरीके से एआई कैप्चर करता जा रहा है, जिसकी तरफ शायद हमने कभी सोचा ही नहीं था। और एआई में भी हम प्लम्बर्स होके रह गए हैं हाँ। कि आपका कहीं टूट फूट तब उसको ठीक कर, रिपेयरिंग का काम बेसिकली हम कर रहे हैं। तो जब तक ओरिजिनल रिसर्च नहीं होगी, जब तक ओरिजिनल ब्रेक थ्रू हम नहीं करेंगे, इनोवेशंस नहीं करेंगे, वो तो खैर एक बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया जिस पर तो सरकार का कोई ध्यान भी नहीं है। हम्म। लेकिन अगर आपको वाकई में अपनी अर्थव्यवस्था को बेहतर करना है, अगर आपको वाकई में अपना ट्रेड डेफिसिट कम करना है, तो आपको अपना इंपोर्ट बड़े पैमाने पर कम करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट बड़े पैमाने पर बढ़ाना पड़ेगा, और मैन्युफैक्चरिंग में आपको ग्लोबल स्टैंडर्ड्स क्रिएट करने पड़ेंगे। अगर बांग्लादेश में क्लोथ के बारे में, कपड़ों के बारे में अगर वो एक ग्लोबल पावर हो सकता है, आप कहीं भी चले मेड इन बांग्लादेश, मेड इन हाँ, बांग्लादेश बिल्कुल आपको दिखा मैं, बिल्कुल। कपड़ों में मेड इन बांग्लादेश, हम क्यों नहीं कर सकते? हम्म। मतलब ये सवाल तो हमारा पूछना चाहिए ना हम लोगों को। नहीं कर सकते क्योंकि हमारा फोकस उस पर है ही नहीं। हम्म। सर, एक डाटा में देख रहा था कि अब गोल्ड लोन जो है वो क्रेडिट कार्ड कर्ज से भी ज्यादा आगे निकल चुका है। यानी लोग सोने के बदले में लोन ज्यादा ले रहे हैं, और करीब 1.6 लाख करोड़ उससे आगे निकल गया क्रेडिट कार्ड से। यानी लोग अपना सोना गिरवी रख के भी अपने खर्चे पूरे कर रहे हैं। क्या इसको इस तरह से भी देखा जा सकता है? क्योंकि क्योंकि लोगों की इनकम नहीं बढ़ रही। हम्म।
अगर आपको ध्यान होगा, मुझे जहां तक ध्यान पड़ रहा है कि इंडिया टुडे ने एक सर्वे किया था 2024 चुनाव के पहले। हम्म। सी वोटर ने किया था, और वो हर 6 महीने बाद मूड ऑफ द नेशन में करते हैं। हम्म। उसमें तकरीबन 66% लोगों ने ये कहा था कि हमारी आय नहीं बढ़ रही। कुछ हम्म। लोगों ने ये कहा हमारी आय गिर रही है। हम्म। तो लोगों की आय अगर नहीं बढ़ रही है और खर्चे लगातार बढ़ रहे हैं, महंगाई लगातार बढ़ रही है, तो लोगों के पास विकल्प क्या है? हम्म। भाई बैंकों में क्रेडिट बढ़ रहा, हम्म। लोग बैंकों से जाके क्रेडिट है, उसकी भी एक सीमा है। तो हम्म। फिर लोगों को अपना सोना बेचना पड़ेगा या सोना गिरवी रखना पड़ेगा, तीसरा कोई रास्ता तो उनके पास है नहीं। तो वो, इसका मतलब क्या है कि हमारी इकोनॉमी अब प्रोडक्टिव नहीं रही है। हम्म। किसी एक दो सेक्टर में हम अच्छा कर जाए वो अलग बात है, बट ओवरऑल इकोनॉमी को जिस तरीके से प्रोडक्टिव होना चाहिए वो नहीं है। हमारे यहाँ लगातार जो हमारी हमारी अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती जा रही है कि यहाँ डिमांड क्रिएट नहीं हो रही है। हम्म। सप्लाई में उतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन हम डिमांड क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। और डिमांड चूंकि नहीं है, इसलिए मार्केट में जो है वो जिस तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो पा रही है। तो कंजम्पशन बढ़ नहीं रहा है, डिमांड आप क्रिएट नहीं कर पा रहे हो, और आपकी डिपेंडेंस सोलर पैनल जैसी चीजों पे चाइना के ऊपर हो गई है। आप अपने घर में किसी भी चीज को उठा लीजिए, उसके पीछे लिखा होगा मेड इन चाइना। हम्म। और आपका, जब आप सरकार में आए थे तो मेक इन इंडिया का नारा आपने दिया था, आत्मनिर्भर भारत का नारा आपने दिया था, क्या क्या वोकल फॉर लोकल का नारा आपने दिया था, स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया, पता नहीं स्टार्टअप इंडिया, तमाम चीजें आपने कही थी। कहाँ चले गए 12 साल? 12 साल तो बहुत होता है किसी भी सरकार के लिए कि उस देश की स्थिति को बेहतर करने के लिए या उसको पूरी तरीके से बदलने के लिए। तो चूंकि हम नारेबाजी में निकल गए हम, और मैं बार बार इसको कहता हूं, शायद लोग बुरा भी मानते मेरी बात का, कि जब नारेबाजी आर्थिक नीतियों का विकल्प हो जाएंगे तब यही दिक्कत पैदा होगी। सर एक अंतिम सवाल मेरा, क्योंकि स्थिति, अगर आर्थिक स्थितियां इतनी खराब हैं और कई बड़े बड़े जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि अब अगर कुछ बड़े कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले कुछ महीने और कुछ समय बहुत ही खतरनाक होगा। लेकिन वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, क्या उनको देश के आगे सामने आकर कोई इस तरीके से ब्लूप्रिंट दिखाना चाहिए कि क्या स्थिति है और कैसे इससे सरकार डील करेगी? और दूसरा सर, हालांकि आप इसका जो जवाब देंगे वो मैं जानता ही हूं, लेकिन मीडिया पर अभी भी आर्थिक संकट उतनी बड़ी समस्या नहीं बन पा रहा है। आज सवेरे 10 बजे जब मैं तैयार हो रहा था उस समय अचानक मैंने टीवी चैनल खोला, तो वहां पर उस समय 10 बजे भी सर हिंदू मुसलमान की खबर एक चल रही थी, और देश का बड़ा चैनल था, नाम तो किसी का लेना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी 10 बजे हम्म। वो खबर चल रही थी। तो क्या देश के लोग इसी मुगालते में रहेंगे कि सरकार बोल नहीं रही, देखिए मीडिया कुछ दिखा नहीं देखिए रहा? देखिए विक्रांत जी, आपके चैनल पे जब आप अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हो तो लोग देखते हैं ना? हाँ हाँ, देखते हैं सर। देखते हैं। तो बिल्कुल देखते हैं, जानना अब चाहते हैं दिक्कत क्या है लोग। कि, हाँ। हाँ, दिक्कत क्या है कि टीवी चैनल्स पे आप सरकार की आर्थिक नीतियों की आलोचना कर नहीं सकते बियॉन्ड अ पॉइंट। हम्म। तो अगर आप लोगों को सच्चाई नहीं बताएंगे, अगर आप सरकार की आलोचना नहीं करेंगे और ये नहीं बताएंगे कि सरकार की आर्थिक नीतियों में क्या दिक्कत है, कौन देखेगा उसको? दूसरी बात, ये एक आसान रास्ता है सरकार में बने रहने के लिए। भाई 12 साल हो चुके हैं, चलिए और हम रह लेंगे, क्योंकि हिंदू मुसलमान बिक रहा है आज की तारीख में, उसके अब लगता है आपको उसके आधार पर आप चुनाव जीतते हैं। तो टेलीविजन चैनल सबके कंट्रोल में है। अब तो इस पे क्या टिप्पणी की जाए? तो इसलिए मुझे मुझे लगता है कि ये सारी जो दिक्कतें हैं वो बहुत बुनियादी दिक्कतें हैं, और इन बुनियादी दिक्कतों की तरफ सरकार का भरोसा बिल्कुल नहीं है। और क्योंकि उनको लगता है चुनाव जीतना ही लोकतंत्र है, हम्म। सरकार में बने रहना ही हमारी सबसे बड़ी जीत है। और चूंकि सरकार में बने रहने के लिए आपको हिंदू मुसलमान करना जरूरी होगा, और सरकार की नाकामियों को दिखाना जरूरी नहीं है, बल्कि उसको ढपना जरूरी होगा। इसलिए आप ये जो टीवी चैनल्स पे लगातार देख रहे हो, सरकार बड़े कदम लेती हुई दिखाई नहीं पड़ रही। अन्यथा सरकार को जब 28 तारीख को जब वॉर शुरू हुआ था, उसी वक्त इनको बड़े फैसले करने थे, और देश को आह्वान करना था, विपक्षी पार्टियों के साथ सर्वदलीय बैठक करनी थी, और ये तय कर देते कि हम ये 5 कदम उठाने हैं। लेकिन तब आपको लग रहा था कि सब चंगा सी है, ये परसेप्शन आपने दुनिया को दिया, एक तरीके से आपने देश को गुमराह करने की कोशिश की। और अब आप कह रहे हैं कि नहीं, बड़ा संकट है, और अगर संकट नहीं दूर करेंगे तो स्थितियां खराब होंगी। तो फिर आप 3 रुपए क्यों बढ़ा रहे हैं? आप बढ़ाइए ना 20 रुपए पेट्रोल डीजल के दाम, क्योंकि कंपनियां तो अगर 750 करोड़ पर हाँ। डे का लॉस कर रही हैं, तो वो सारी कंपनियां तो ब्लीड कर जाएंगी। वो तो हम्म। हिंदुस्तानी कंपनी है ना, चाहे वो पब्लिक सेक्टर कंपनी हो या प्राइवेट हो, बट है तो भारतीय कंपनी। अगर बिल्कुल। वो ब्लीड करेंगी तो कहीं ना कहीं तो नुकसान होगा उसका। हम्म।
सर एक छोटा सा और सवाल, क्योंकि महंगाई तो साफ दिखाई दे रही है, लेकिन क्या इस संकट में, क्योंकि आप भी लगातार बात कर रहे हैं वित्तीय विशेषज्ञों से, क्या इस संकट में बड़े पैमाने पर जॉब लॉस या फिर सैलरी कट इस तरह की चीजें भी दिख रही हैं? क्योंकि प्रोडक्शन भी बहुत बुरी तरह से प्रभावित तमाम जगह होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, इन सब इनसे कुछ होगा नहीं। आप जॉब लॉस तो हो ही रहा है, मतलब हमारी हमारी दुनिया में अर्थव्यवस्था को लोग जॉबलेस, एक तरीके से वो कह रहे हैं जॉबलेस ग्रोथ तो है ही, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। जॉब तो कहीं क्रिएट ही नहीं हो रही। वो बेचारे जोमेटो लेते हुए इधर से उधर बच्चे घूमते रहते हैं, उनके अलावा, या गार्ड्स की नौकरी, इसके अलावा कोई नौकरी तो उनको मिल नहीं रही है। लेकिन ये सब टेप लगाना हुआ, सिर्फ आप बैंडेड लगा रहे हैं। आपको दरअसल सर्जरी करनी है। जब तक आप सर्जरी नहीं कहेंगे, कोई हाल जो जो है वो ठीक होने वाला नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े, शामिल हुए। शुक्रिया सर। थैंक यू।